और तीसरी है सप्लीमेंट्री। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स, फंडामेंटल, ड्राइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। तो फंडामेंटल में अगर मैं बात करूं फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज आ जाएगी बेटा, जो कि आगे डिवाइड ना हो, टूटे ना, राइट, जिसको कि हम आगे बाइफलेट ना कर सके, जो अपने आप में मतलब कि इंडिविजुअली रहे। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास है, तो मैं आपको ब्रीफ में सारी चीजें कवर करता जाऊंगा। तो जैसे कि बेटा फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, इसमें तो कौन कौन से रहते हैं, दैट इज मास, लेंथ, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज करंट, फिफ्थ इज टेम्परेचर, सिक्स्थ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। राइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इसको अगर मैं फर्दर देखूं, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, राइट, इसके बेसिक यूनिट्स हैं। ठीक है, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, सेकेंड, करंट का हो गया एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, सीडी, कैंडिला। ठीक है, और लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। राइट, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रहती हैं। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी है बेटा, जो कि फंडामेंटल से मतलब कि इसको आगे हम फर्दर तोड़ सकें, दैट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं वो भी देख लो बेटा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इसकी स्पीड एग्जांपल मान लो, जैसे स्पीड जो है वो आगे टूट जाता है। कैसे टूटता है बेटा, ये आगे ड्राइव हो रहा है, दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो ये टूट रहा आगे के आगे। मास जो है अपने आप में इंडिविजुअल नंबर था, तो ये टूटता नहीं है, पर स्पीड आगे टूट रही है, दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वैसे ही फोर्स लगा लो, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन एटसेट्रा। तो जितने भी टर्म्स है चैप्टर के नाम है मैक्सिमम, वो सारे आपके ड्राइव क्वांटिटीज में आएंगे। अब उसके बाद तीसरी क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री। अब ये जो सप्लीमेंट्री होती है बेटा, ये 2 पार्ट में तोड़ते हैं हम इसको। ठीक है, एक होता है बेटा प्लेन एंगल। ठीक है, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, जो प्लेन एंगल होता है अगर मैं बात करूं, ये 2D के लिए हम मान लेते हैं, और जो सॉलिड एंगल वो 3D के लिए मानते हैं। राइट, अगर मैं प्लेन एंगल की बात करूं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये सर्कल लिया, तो प्लेन एंगल में ये आएगा थीटा, एंगल बनता है, क्या बनता है, एंगल। और इसके यूनिट जो रहेंगे वो रहेंगे रेडियन। ठीक है, यूनिट्स। और 3D पिक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये आएगी कोण। तो ये 3D पिक्चर बनाता है ये सॉलिड एंगल, तो ये इसका एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं डी ओमेगा, डी ओमेगा। तो ये डी ओमेगा जो है, दिस एंगल इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। जैसे यहाँ पे थीटा जो है उसको एंगल किया, डी ओमेगा इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। ठीक है, ये 3D व्यू का एंगल होता है, और इसको हम मेजर करते हैं स्टी रेडियन के साथ। यहाँ तक क्लियर बेटा। यस सर। अब इसके बाद देखो कुछ और बेसिक बेसिक टर्म्स, जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सबकी ना थोड़ी थोड़ी टर्म्स को लर्न कर लेना। मैं रेडियन और स्टी रेडियन का बता देता हूँ। जैसे थीटा था रेडियन के लिए, इसका फॉर्मूला होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, मतलब कि हम इस ऐसे मानेंगे, अगर ये थीटा है, ये आर्क को मान लिया एल और रेडियस आ गया आर, तो एल डिवाइड बाय आर। और स्टी रेडियन की अगर मैं बात करूं, डी ओमेगा या ओमेगा, छोटे बड़े के लिए। तो ये होता है बेटा सरफेस एरिया लेते हैं डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला रहता है।
समझ गए बेटा? क्लियर बेटा? Yes, ये जो sir. सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ये रेडियस। तो इसको हम लर्न करते हैं। अब इसके बाद देखो कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स, जैसे कि बेटा हम लोगों ने पढ़े हुए हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स, लाइक प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग practical units for measuring large practical units for measuring large distances. For measuring large distances. अब बेटा यहाँ पे एक सिंपल टर्म से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली टर्म जो आएगी इसमें, दैट इज लाइट ईयर। राइट, क्या आएगी? लाइट ईयर। अब बेटा लाइट ईयर देखो क्या होता है। अगर मैं सिंपली बात करूं, लाइट जो है ना, सन की लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल सन की लाइट, ठीक है, जो सन की लाइट है वो क्या करेगी बेटा, एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। बेटा मैंने वर्ड यूज किया डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, तो लाइट ईयर के यूनिट जो है वो ईयर को देख के आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं लिखोगे, सेकेंड ही होंगे। तो ये एक डिस्टेंस है बेटा, तो इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस जो है वो एक साल में कितना कवर कर रहा है, उसको हम कहेंगे लाइट ईयर है। वो डिस्टेंस को कहेंगे लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, मतलब एक साल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लाइट ने वैक्यूम के अंदर, तो उसको हम कहेंगे लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर। तो स्पीड की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ 1 ईयर का मतलब 365 दिन और 1/4 होता है। 4 साल का पी किया तो 365.25 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड। तो इन सबको सॉल्व करके हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आती है जो कि आपने रटनी है, दैट इज 9.467 × 10⁻15 मीटर। क्लियर बेटा यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मेरी मैथ्स की ट्यूशन शुरू होने वाली है, बाकी मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब बेटा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी देखो आपने क्या लर्न करना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, ऐसे मानो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये क्या होता है बेटा, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच का मीन डिस्टेंस है। सन एंड अर्थ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, दिस इज सन, राइट, और यहाँ पे कहीं पे हमने मान लिया अर्थ, ठीक है, और इसके बीच का जो ये जो गैप होगा ना, इस बेसिकली इस गैप को, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, इसी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझिए बेटा? Yes, sir. तो अब इसको कैसे लिखते हैं वो भी देखो। 1
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट that is equal to 1.496 into 10 raised to power 11 मीटर। थर्ड आता है बेटा हमारे पास पार्सेक, ठीक है। पार्सेक होता है पैरालैक्टिक सेकंड, दैट इज कॉल्ड द पैरालैक्टिक सेकंड। अब बेटा पैरालैक्टिक सेकंड समझना बड़ा इजी है, इसको ऐसे समझो। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सन बनाया और एक अर्थ बना दिया। फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ और यहाँ पे आ गया सन, ठीक है। इसके बीच का ये वाला जो गैप है इसको नाम दे दिया हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। अब मैंने क्या किया, यहाँ से अलग अलग लाइन खींचनी शुरू कर दी। अब ये देखो, यहाँ से एक लाइन खींची, ये वाला एंगल, फिर दूर लेके गया इस पॉइंट से और दूर लेके गया। जैसे जैसे मैं दूरी बढ़ा रहा हूँ तो बेटा ये वाली जो रे है वो पैरेलल होनी शुरू हो रही है। अगर आप देखोगे तो ये इसका एंगल भी छोटा होता जा रहा है, वो छोटा एंगल हो रहा है, ये ऐसे एंगल छोटा होता जाएगा लास्ट तक जाते जाते। तो बेटा इसको मैं इनफाइनाइट दूरी पे ले जाऊं तो वो जो इनफाइनाइट दूरी होगी, ये देखो ये कितना छोटा एंगल है। यहाँ पे देखो एंगल कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एंगल दिख रहे होंगे, ये काफी बड़ा एंगल है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको ये वाला एंगल बहुत छोटा लगेगा। बेटा हमने इसको इतना दूर ले जाना है कि इसका एंगल सबसे छोटा बन जाए, और सबसे छोटा एंगल जो है ऐसे मानो वो 1 सेकंड मानते हैं हम, इतना छोटा एंगल बन जाए 1 सेकंड। तो उस वक्त तक जो डिस्टेंस कवर करेगी बेटा, उस वक्त तक जो डिस्टेंस कवर हुआ होगा, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे पार्सेक। क्या कहेंगे? पार्सेक। फिर से देखो, ये जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज अर्थ से लेके, सॉरी ये अर्थ से दूर भेज रही है बेटा, तो उस वक्त तक लेके जाना है जब तक कि इनके बीच का अर्थ, ये सन के साथ और अर्थ से जितनी मूवमेंट हो रही है इसके बीच में 1 सेकंड एंगल ही बन जाता है। 1 सेकंड सबसे छोटा एंगल, उस वक्त जो बनेगा एंगल उसको हम कहेंगे 1 सेकंड एंगल। तो उस डिस्टेंस को हम कहेंगे पार्सेक। पार्सेक मतलब पैरालैक्टिक सेकंड, मतलब 1 सेकंड में पैरालैक्टिक सेकंड। ये सेकंड है बेटा, इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड पे जो एंगल बन रहा है उस वक्त वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उस डिस्टेंस को हम कहेंगे पार्सेक। क्लियर बेटा? पार्सेक। यस सर। यस सर। इसको मैं सिंपल फॉर्म में ऐसे दिखा देता हूँ कि ये ऐसे गया होगा, ये ऐसे गया होगा। मैं थोड़ा बड़ा व्यू दिखा रहा हूँ 1 सेकंड वाला, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बना होगा ऐसे 1 सेकंड। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, सामने वाला आर्क हो गया, और ये क्या हो गया? इसका रेडियस, राइट। तो इसको ऐसे मान लेंगे, रेडियस जो आएगा वो क्या आ जाएगा? ये अर्थ है, तो ये पार्सेक आ गया। तो 1 सेकंड इज इक्वल टू थीटा, दैट इज इक्वल टू आर्क मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय रेडियस मतलब कि पार्सेक, ठीक है। और 1 सेकंड की वैल्यू बेटा आपने निकालना सीखी नहीं हुई, मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसकी वैल्यू 1.496 into 10⁻11, और 1 सेकंड की वैल्यू होती है बेटा 1/3600। मैं ये करवा दूंगा आपको कैसे बना है, 5/180 रिवीजन चल रही है, उसमें आ जाएगा अपने पे, इसके इक्वल होता है। और सॉल्व करने पे बेटा आपने डायरेक्ट वैल्यू लर्न करें 3.08 into 10⁻16 मीटर। यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। 3 यूनिट्स किए हमने। पहला किया लाइट ईयर, इसकी वैल्यू कितनी थी? 9.467 into 10⁻15 मीटर। दूसरा टर्म किया हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी वैल्यू होती है 1.496 into 10⁻11 मीटर, राइट। और तीसरी वैल्यू की है हमने पार्सेक,
इसकी वैल्यू कितनी थी, दैट इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो सबसे बड़ा यूनिट जो है वो पार्सेक है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पार्सेक की वैल्यू इज ग्रेटर देन लाइट ईयर इज ग्रेटर देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये एक सीक्वेंस है लर्न करने का। ये 10⁻16 है, फिर 10⁻15 है, फिर 10⁻11 है। कई बार इसका रिलेशन पूछ लेते हैं कि 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, लाइट ईयर की वैल्यू लेके डिवाइड बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू लेके, तो आपका जो भी आएगा, जो कि 6.3 टू 10⁻4 बन जाता है। ऐसे रिलेशन भी पूछ लेते हैं, डिवाइड करते जाओ, दोनों में आपस में रिलेशन आइएगा। लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल का, लाइट ईयर को पार्सेक के साथ डिवाइड कर दोगे तो इनका रिलेशन आ जाएगा। ऐसे ही आपने रिलेशन बनाने हैं। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स जो कि एरिया को मेजर करते हैं। सबसे पहले बेटा जो प्रैक्टिकल यूनिट जो एरिया को मेजर करने वाला है, फार्म, ये होता है बेटा 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, राइट। इसके बाद आ जाता है एकड़, दैट इज 4047 मीटर स्क्वायर। फिर आ जाता है हेक्टेयर, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. अब इसके बाद देखो कुछ यूनिट्स जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि बेटा शेक, 1 शेक जो होता है वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड की, ठीक है। ऐसे ही ट्रॉपिकल ईयर, सोलर ईयर, ऐसे ऐसे आएंगे, वो देख लेना। और एक प्रेशर के यूनिट्स आप लर्न कर लेना, जैसे कि 1 बार जो होता है बेटा वो होता है 1 ATM के इक्वल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, ठीक है। और 1 ATM की वैल्यू थी 10⁻5 पास्कल। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज मेथड, जो किसको मेजर करें बेटा, लेंथ को मेजर करें बाय डायरेक्ट मेथड है एक तो, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। तो बेटा एक है डायरेक्ट मेथड लेंथ को मेजर करने वाला, और एक है इनडायरेक्ट मेथड। देयर आर 2 मेथड। तो बेटा जो डायरेक्ट मेथड है उसमें क्या करना होता है, हमने डायरेक्ट मेथड में आ जाता मीटर स्केल, मतलब कि स्केल के साथ जो मेजर करते हैं, मीटर स्केल, वर्नियर स्केल, और तीसरा आ जाता है स्क्रू गॉज। इंटरेक्ट में क्या आ जाता है, इंटरेक्ट में आ जाता है बेटा ट्रायंगुलेशन मेथड, ठीक है। ट्रायंगुलेशन मेथड का भी आगे फर्दर आ जाते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलेशन मेथड के अलावा पारसेक, पैरेलैक्ट्रिक सेकंड, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, इंटरेक्ट मेथड में। तो इंटरेक्ट मेथड का ट्रायंगुलेशन मेथड को भी आगे फर्दर करते हैं। एक होता है एक्सेसिबल, एक होता है इनएक्सेसिबल। क्लियर? एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल। बेटा मीटर स्केल वो स्केल है जो नॉर्मली आप पहले मतलब कि करते आ रहे हो, ठीक है। जो आपने देखा होगा 10 सेंटीमीटर वाला स्केल, वो एक मीटर स्केल आ गया। वर्नियर स्केल आपने लैब में किया, स्क्रू गॉज भी आपने लैब में कर लिया होगा, तो आपको इसके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, राइट। स्क्रू गॉज या स्पेरोमीटर भी कह देते हैं। अब इसके बाद बेटा आ जाता है ट्रायंगुलेशन मेथड। इसको हमने डिस्कस करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्सेसिबल और इनएक्सेसिबल। तो सबसे पहले देखो एक्सेसिबल मेथड। तो एक्सेसिबल मेथड में देखो, ऐसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ये हाइट है किसी पेड़ की, कोई ट्री है उसकी हाइट है, या कोई भी ऐसा जनरल ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट हमने कैलकुलेट करनी है h, ठीक है। इसकी हाइट हमने कैलकुलेट करनी है h, ये हमें पता नहीं, अननोन है। तो ये ग्राउंड से लेके इस ग्राउंड तक ये हमें डिस्टेंस पता है, इसको हमने मान लिया x, दिस इज द नोन डिस्टेंस,
ठीक है, और ये अननोन है, और ये मान लिया हमने एंगल थीटा। तो यहाँ पे एक्सेसिबल मेथड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया h और बेस हो गया x, तो h अपॉन x इज कॉल्ड द एक्सेसिबल मेथड, और h जो है वो अननोन है, h की वैल्यू आ जाएगी x tan थीटा। अब बेटा थीटा कैसे हम निकालेंगे? थीटा की वैल्यू निकालना बड़ा इजी है बाय यूजिंग द सेक्सटेंट, मतलब कि एक स्केल होता है उसके साथ हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गया बेटा? Yes, sir. अब हम बात करें अगर इनएक्सेसिबल की, तो इनएक्सेसिबल हम ऐसे मान सकते हैं, इनएक्सेसिबल, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनएक्सेसिबल की, तो ऐसे मान लो कि फॉर एग्जांपल वही सेम पेड़, ठीक है, वही सेम ट्री, पर इस बार रास्ते में हर्डल आ गई। फॉर एग्जांपल ये पूरा टोटल डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस में मैं मान लेता हूँ कि ये तो हमें पता नहीं है, इतना इतना पोर्शन जो है बेटा वो हर्डल वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है वो हर्डल पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये हर्डल पोर्शन है, जो कि नदी मान लो या कुछ भी मान लो, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये अननोन है। पर ये नदी के बाद वाला रास्ता मान लो, ये नोन है। तो दो पार्ट में मैंने इसको तोड़ दिया, एक है अननोन और दूसरा है नोन। तो इसको मैं लिख दूंगा x1 और एक को मैं लिख दूंगा x2, एक को मैं लिख दूंगा थीटा 1 और एक को मैं लिख दूंगा थीटा 2, ठीक है। और ये h हमने कैलकुलेट करना है, ये अननोन है और ये भी अननोन है, बेकार सा टॉपिक है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा इनएक्सेसिबल हाइट निकालने के लिए? तो सबसे पहले cot थीटा 1 की वैल्यू दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x1 प्लस x2, सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन h, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब cot थीटा 2 निकालना है, तो cot थीटा 2 क्या हो जाएगा? दैट इज x2 अपॉन h, राइट। अब अगर मैं बात करूँ cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 की, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन h माइनस x2 अपॉन h, x2 अपॉन h कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? x1 अपॉन h। अब x1 नोन है, थीटा 1 थीटा 2 नोन है, h अननोन है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द अननोन वैल्यू x1 अपॉन cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे पास पैरेलैक्स। पैरेलैक्स क्या होता है? दैट इज बेसिकली इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ आई, या फिर वी कैन से apparent shift in the position of an object when we view from the two different sides, right? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, that is apparent shift in the position of an object when we view from different location, या फिर side by side position of an object with respect to another when we shift our eye sideways, with respect to another when we shift our eye sideways। क्लियर यहाँ पे? Yes, sir. तो हम इसको मान लेते हैं। अब इसके बाद ऐसे, सो दिस इज द बी बेसिस जिसको कहते हैं। ये लेफ्ट आई आ गई हमारी और ये राइट आई आ गई। जब हमने इसको पेन को होल्ड करते हैं तो हमें पोजीशनिंग चेंज लगती है, तो मैंने कहा दोनों आंखों से देखोगे तो ये पोजीशन होगी। तो ये आ गया एंगल हमारे पास थीटा एंगल, और ये आ गया रेडियस एस रेडियस, ठीक है। और इस बी को हम कहते हैं बेसिस, ठीक है, एस इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, तो थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो वही सेम स्टोरी चलती जाएगी। इसके बाद थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, आर क्या गया हमारे पास बी डिवाइड बाय रेडियस क्या गया एस, राइट। तो ये जो थीटा इसको हम कहते हैं पैरालेक्टिक एंगल,
दिस थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्टिक एंगल। यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, sir. हाँ, इसके बाद देखो पैरेलैक्स के बाद बेटा हम नेक्स्ट टर्म जो करते हैं वो क्या होती है, दैट इज बेटा इसमें ना अब हमने करना है डिस्टेंस ऑफ मून और एनी अदर प्लेनेट। डिस्टेंस ऑफ मून और एनी अदर प्लेनेट, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो मून का या किसी और प्लेनेट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे मान लो कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मून है, ठीक है, और ये अर्थ मान लो, लेट अस अज्यूम दिस इज अर्थ, ठीक है। अब बेटा होता क्या है यहाँ पे, अब हमने अगर यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस निकालना है, उस डिस्टेंस को नाम देते हैं एस। if we want to calculate the distance s, एक सेकेंड, हाँ तो बेटा ये निकालना अब हमने, इसको क्या नाम दिया था अभी हमने, बेसिस बी, ठीक है, और ये हमारी अर्थ होगी और ये मून हो गया, राइट। तो बेटा अब हम करते क्या हैं, जैसे कि हमने मेजर करना है इस डिस्टेंस एस को विच इज फार अवे, ठीक है, ये प्लेनेट से बड़ा दूर है, मून मान लो या प्लेनेट मान लो, ठीक है। तो हमने ये वाला डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है एस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो हम क्या मानते हैं, हम दो डिफरेंट पोजीशन मान लेते हैं, एक पोजीशन को नाम दे दो यहाँ पे ए और एक पोजीशन को नाम दे दिए यहाँ पे बी, ठीक है। तो ये काफी डिस्टेंस पे है बेटा, ये ए और बी अर्थ के मतलब कि काफी काफी लार्ज डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो बेटा अब हमने क्या माना है, इसको बी मान लिया, ए बी को। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ए पॉइंट पे बैठ के यहाँ पे फार अवे एक फार अवे स्टार देखना शुरू कर दिया। अब फार अवे स्टार देखूंगा तो बेटा वो मेरे को पैरेलल दिखेगा, ये हमें पढ़ा हुआ 10th क्लास में कि कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब लाइट जो है वो इन्फिनिट से आ रही है तो वो पैरेलल हम मानते थे, तो ये हमें 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। सिमिलरली हम दूसरे एंड से देखेंगे, दैट इज बी एंड से, तो वहां से भी एक फार बाय स्टार देखेंगे, तो वहां से भी बेटा एक एंगल ड्रॉ कर देंगे, उस एंगल का नाम आ जाएगा φ2, इसको φ1 मान लो, φ2 मान लो, ये φ1 एंगल आ गया एंड दिस एंगल इज φ2। अब बेसिकली है क्या, ये φ1 प्लस φ2 जो है इसको मान लेते हैं थीटा, φ1 प्लस φ2 इसको मान लिया थीटा, विच इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क हो गया बी और रेडियस हो गया एस। अब ये φ1 हमें पता है, φ2 हमें पता है, तो मतलब थीटा भी हमें पता है, बेसिस हमें पता है क्योंकि अर्थ क्या है, तो एस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट एस विच इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय थीटा। समझ आया बेटा? Yes, sir. You can adopt similar method to calculate the distance of nearby star by parallax method। सेम ऐसा ही टेक्निक यूज करोगे बाकी सब जगह। समझ आया बेटा? अब आगे देखो, नेक्स्ट मेथड इज इंटेंसिटी मेथड। नेक्स्ट मेथड इज इंटेंसिटी मेथड। अब इस मेथड में भी देखो बेटा, बेसिकली हमें इस मेथड में क्या बोल रखा है कि
ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या हुआ बेटा, एक स्टार अगर यहाँ पे पास में खड़ा हुआ है और एक स्टार उससे थोड़ा दूर है, तो हमें ब्राइट जो है वो पास वाला लगेगा कि दूर वाला लगेगा? जैसे जैसे दूर होता जाएगा उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम होती जाएगी, और ज्यादा दूर जाएगा तो किसी टाइम पे हमें दिखना भी बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस कम है उतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसकी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मानो इंटेंसिटी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियर बाय स्टार्स। समय है बेटा, I1 फॉर एग्जांपल इसकी इंटेंसिटी है और I2 फॉर एग्जांपल इसकी इंटेंसिटी है। इट इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस R1 है, तो ये आ जाएगा R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर। समय है बेटा? यस सर। जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी। दिस इज कॉल्ड द इंटेंसिटी मेथड। और ये किस काम आता है? ये स्टार्स के लोकेशन को लोकेट करने में काम आता है बेटा। समय है बेटा? यस सर। तो बेटा ये जो मेथड है ना बेटा, ये 100 लाइट ईयर जो होती है ना, 100 लाइट ईयर, इतने डिस्टेंस तक कैलकुलेट करने के काम आ रहा है। तो कितना पावरफुल मेथड है ये बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज दो तरह के हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सन आ गया, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ अर्थ, क्लियर। और यहाँ पे देखो, अब अर्थ और सन के बीच में जो भी प्लैनेट्स होंगे उनको हम कहेंगे इंफीरियर प्लैनेट्स, और बाहर वाले जो प्लैनेट्स होंगे बेटा वो सारे के सारे होंगे सुपीरियर प्लैनेट्स। समय है बेटा? मतलब इंफीरियर प्लैनेट्स में कौन कौन से आ जाएंगे? मरकरी, वीनस, बाकी सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? सुपीरियर प्लैनेट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ आया बेटा? यस सर। यस सर। तो अब ये जो इंफीरियर प्लैनेट्स है ना बेटा, इसको डिस्कवर करने वाले थे कोपरनिकस। इसको हम ये भी कह देते हैं कोपरनिकस मेथड। और सुपीरियर प्लैनेट को डिस्कवर करने वाले जो थे, जो बताया, दैट इज केपलर्स लॉ। समझ आया बेटा? यस सर। अब हम अगर मान ले यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कोई प्लेनेट हो, मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ। ये सन आ गया, राइट, और यहाँ पे एक सर्कल और ड्रॉ कर देते हैं। और बाहर एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा कोई प्लेनेट मान लेते हैं P, और इसको मान लो अर्थ। क्लियर? इसको मान लिया हमने अर्थ। ये अर्थ आ गया और ये प्लेनेट आ गया P। तो मैंने क्या माना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे किया कि इसका डिस्टेंस ले लिया यहाँ से ऐसे, ये डिस्टेंस है, और ये हमें पता है दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आज ही पढ़ा हमने, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और मैंने यहाँ से एक प्रैक्टिकली मेजर किया कि एक 90 डिग्री एंगल बनता है। ध्यान से सुनना, ये जो एंगल है, इस एंगल को, ये जो डिस्टेंस है, इसको नाम दे दिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और बेटा हमने इसके यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री जब एंगल बना रहा है, तभी हम ये वाला एंगल ले सकते हैं। उस एंगल को नाम देंगे इलोंगेशन एंगल, एप्सिलॉन। फिर से देखो बेटा, कोपरनिकस मेथड में अगर हमने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सन, मतलब मरकरी एंड सन, वीनस एंड सन, तो उसके लिए हमने एक कंडीशन मानी कि यहाँ पे एक एंगल बनेगा एप्सिलॉन। उस एप्सिलॉन से हम निकाल सकते हैं, पर उस एप्सिलॉन को बनाने के लिए हमें ये वाला एंगल जो बनाना पड़ेगा वो 90 डिग्री होगा। जैसे ये 90 बन गया, उस वक्त जो एंगल बन रहा है उसको एप्सिलॉन नाम दे दिया।
और हम इजीली लिख सकते हैं sin एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, आरपीएस इज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, इसके बीच का डिस्टेंस, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आरपीएस की वैल्यू वी कैन इजीली कैलकुलेट, क्योंकि sin एप्सिलॉन इलोंगेशन एंगल तो हम निकाल ही लेंगे क्योंकि अर्थ पे बैठ के हम निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी वैल्यू हमें पता है। So this is how you can calculate the distance between planet and sun also. Clear बेटा? Yes, sir. तो इसके बाद आ जाता है बेटा दूसरे वाला दैट इज सुपीरियर प्लैनेट्स। तो ये केपलर्स ने किया था। तो केपलर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसने बोला था कि ये ऐसे है और सन ऐसे है। तो यहाँ पे दो डिस्टेंस बनते हैं, एक डिस्टेंस को हम कहते हैं मेजर एक्सिस और ये वाले डिस्टेंस को कहते हैं माइनर एक्सिस। तो आधा डिस्टेंस हो जाएगा तो सेमी मेजर एक्सिस आ जाएगा और ये वाला हो जाएगा मेजर एक्सिस। और अगर मैं आधी लूं यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसको हम नाम देंगे सेमी मेजर एक्सिस। सिमिलरली इसको नाम देते हैं ए इज फॉर सेमी मेजर एक्सिस और इसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। अब यहाँ पे टी स्क्वायर जो होता है ना केपलर्स लॉ का, टाइम पीरियड का स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि ए यहाँ पे जो डिस्टेंस लेना है वो कौन सा लेना है, मेजर एक्सिस का लेना होता है। समझ आया बेटा? Yes, sir. हाँ, तो ये टर्म आ गई आपकी सुपीरियर प्लेनेट, इंफीरियर प्लेनेट। फिर से दो तरह के प्लेनेट पढ़े हैं हमने, ठीक है, एक इंफीरियर और एक हो गया सुपीरियर। इंफीरियर के ऊपर जो आपको ज्यादा नॉलेज दी है वो कोपरनिकस ने दी है और बाकी जो है केपलर्स आ गया। कोपरनिकस ने डिस्टेंस निकालना सिखाया था हमें प्लेनेट और सन का, और इसने टाइम पीरियड के साथ हमें कैलकुलेशन करनी सिखाई थी। चलो बेटा आज इतना ही करना है, राइट? बाकी कल करेंगे कंटिन्यू, कल चैप्टर खत्म कर देंगे मैक्सिमम, राइट? थैंक यू बेटा। Thank you, sir.